नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद जी की कहानी ग्राम। तो आइए देखते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत है। टन 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 स्टेशन पर घंटी बोली। श्रावण मास की संध्या भी कैसी मनोहारिणी होती है। मेघमाला विभूषित गगन की छाया सघन रसाल कानन में पड़ रही है। मेघमाला यानी बादलों की श्रृंखला, विभूषित गगन, गगन आसमान में, सघन यानी गहरा, रसाल कानन, कानन क्या होता है? वन, वन जिसको कह सकते हैं। वन में पड़ रही है। अंधियारी धीरे धीरे अपना अधिकार पूर्व गगन में जमाती हुई सुशासनकारिणी महारानी के समान विहंग प्रजागण को सुख निकेतन में शयन करने की आज्ञा दे रही है। यानी अंधेरा ढल रहा है और ऐसे में ऐसे लगता है कि जो अंधियारी है, मानवीकरण किया गया है, अंधेरा या अंधियारी है, वो एक अच्छा शासन चलाने वाली महारानी के समान है। और प्रजागण कौन है? उसके जो पक्षी हैं वो उसके प्रजागण हैं और उनको वो शयन करने की आज्ञा दे रही है कि रात्रि का समय है, अब तुम आराम करो, शयन करो अपने आवास में। आकाश रूपी शासन पत्र पर प्रकृति के हस्ताक्षर के समान बिजली की रेखा दिखाई पड़ती है। यानी बिजली की चमक कैसे लगती है कि आकाश रूपी शासन पत्र में हस्ताक्षर कर दिए गए हों। ग्राम्य स्टेशन पर कहीं एक दो दीपालोक दिखाई पड़ता है। गांव का स्टेशन है, वहां पर एक आधा दीपक जलता हुआ दिखाई पड़ता है। पवन हरे हरे निकुंजों में से भ्रमण करता हुआ झिल्ली के झंकार के समान के साथ भरी हुई झीलों में लहरों के साथ खेल रहा है। हवा चल रही है और उसका लहरों पर से गमन करना ऐसे लगता है कि वो लहरों के साथ खेल रही है। बूंदियां धीरे धीरे गिर रही है। बारिश हो रही है जो जूही कलियों को आर्द्र करके पवन को भी शीतल कर रही है। पवन में भी शीतलता आ रही है, किसके कारण? बूंदों के कारण, और जूही की कलियां भी उससे भीग रही है। थोड़े समय में वर्षा बंद हो गई। अंधकार रूपी अंजन के अब अग्रभाग स्थित आलोक के समान चतुर्दशी की लालिमा को लिए हुए चंद्रदेव प्राची में हरे हरे तरुणों की आड़ में से अपनी किरण प्रभा दिखाने लगे। चांद निकल आया था। अंधकार रूपी अंजन जैसे काजल के आंखों में काजल लगा हो और वहां धीरे धीरे एक जब आंखें खुलती है तो एक नया प्रकाश फैलता है, वैसे ही चतुर्दशी का चंद्रमा भी लालिमा लिए हुए किरणों के अपनी किरणों की जो चांदनी है उसको बिखेर रहा है। कहां से निकल रहा है? पेड़ों की आड़ में से। पवन की सनसनाहट के साथ रेलगाड़ी का शब्द सुनाई पड़ता है। सिग्नलर ने अपना कार्य किया, यानी सिग्नल देने वाले ने क्या किया? रेलगाड़ी की अपना काम किया। घंटे का शब्द उस हरे भरे मैदान में गूंजने लगा। ये किसने किया? जो सिग्नल देने वाला व्यक्ति है उसने घंटा बजाना शुरू कर दिया। यात्री लोग अपनी गठरी बांधते हुए स्टेशन पर पहुंचे। महादैत्य के लाल लाल नेत्रों के समान अजन गिरिनिभ इंजन का अग्र स्थित रक्त आलोक दिखाई देने लगा। सामने से देखने पर इंजन कैसे लग रहा था कि उसके नेत्र, उसके सामने से जो नेत्र महादैत्य के समान दिखाई देते हैं और जैसे रक्त से आलोकित है, लालिमा से युक्त है, इस प्रकार से वो इंजन दिखाई दे रहा था। पागलों के समान बड़बड़ाती हुई अपनी धुन की पक्की रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई। धड़ाधड़ यात्री लोग उतरने चढ़ने लगे। एक स्त्री की ओर देखकर फाटक के बाहर खड़ी हुई दो औरतें, जो उसकी सहेली मालूम होती है, रो रही है और वह स्त्री एक मनुष्य के साथ रेल में बैठने को उद्यत है। उनकी क्रंदन ध्वनि से वह स्त्री दीन भाव से उनकी ओर देखती हुई बिना समझे हुए सेकंड क्लास के दर्जे में चढ़ने लगी। पर उसमें बैठे हुए बाबू साहब, यह दूसरा दर्जा है, इसमें मत चढ़ो, कहते हुए उतर पड़े और अपना हंटर घुमाते हुए स्टेशन से बाहर होने का उद्योग करने लगे, यानी कार्य करने लगे। विलायती पिक का बिरजिस पहने, बूट चढ़ाए, हंटिंग कोट, धानी रंग का साफा, अंग्रेजी हिंदुस्तानी का महासम्मेलन बाबू साहब के अंग पर दिखाई पड़ रहा था। यानी अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों का मिला जुला रूप बाबू साहब में दिखाई पड़ रहा था। गोरा वर्ण था, उन्नत ललाट, चौड़ा माथा उनकी आभा को बढ़ा रहे हैं। स्टेशन मास्टर से सामना होते ही शेक हैंड करने के उपरांत बाबू साहब से बातचीत होने लगी। स्टेशन मास्टर, आप इस वक्त कहां से आ रहे हैं? मोहनलाल, कारिंदों ने इलाके में बड़ा गड़बड़
मचा रखा है, इसीलिए मैं कुसुमपुर, जो कि हमारा इलाका है, इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। फिर कब पलटिएगा? 2 रोज में, यानी 2 दिन में। अच्छा, गुड इवनिंग। स्टेशन मास्टर, जो लाइन क्लियर दे चुके थे, गुड इवनिंग करते हुए अपने ऑफिस में घुस गए। बाबू मोहनलाल अंग्रेजी काठी से सजे हुए घोड़े पर, जो पूर्व ही स्टेशन पर खड़ा था, सवार होकर चलते हुए सरल स्वभावा ग्रामवासिनी कुल कामिनी गण का सुमधुर संगीत धीरे धीरे आम्र कानन में से निकलकर चारों ओर गूंज रहा था। आम के झुरमुट में से, या आम के जो वन थे उसमें से निकलकर गूंज रहा था। अंधकार गगन में जुगनू तारे चमक चमक कर चित्त को चंचल कर रहे थे। अंधकार आसमान में फैला हुआ था और तारे उसमें कैसे दिख रहे थे? छोटे छोटे जुगनू के समान दिखाई दे रहे थे। ग्रामीण लोग अपना हल कंधे पर रखे विरहा गाते हुए बैलों की जोड़ी के साथ घर की ओर प्रत्यावर्तन कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। एक विशाल तरुवर की छाया शाखा में झूला पड़ा हुआ है, उस पर 4 महिलाएं बैठी हैं और 50 उसको घेरे हुए गाती हुई घूम रही है। झूले के पेंग के साथ अब की सावन सैया घर रहुरे की सुरीली 50 कोकिल कंठ से निकलती हुई तान पशु गुणों को भी मोहित कर रही है। बालिकाएं स्वच्छंद भाव से क्रीड़ा कर रही हैं। अकस्मात यानी अचानक अश्व के पद शब्द ने उन सरला कामिनियों को चौंका दिया। वे सब देखती हैं तो हमारे पूर्व परिचित बाबू मोहनलाल घोड़े को रोककर उस पर से उतर रहे हैं। वे सब उनका वेश देखकर दंग रह गई और आपस में कुछ इंगित करके चुप रह गई। बाबू मोहनलाल ने निस्तब्धता को, यानी जो शांत वातावरण हो गया था, उसको भंग किया और बोले, भद्रे, यहाँ से कुसुमपुर कितनी दूर है और किधर से जाना होगा? एक प्रौढ़ा ने सोचा कि भद्रे कोई परिहास शब्द तो नहीं, पर वह कुछ कह न सकी। केवल एक ओर दिखाकर बोली, यहाँ से 1.5 कोस तो बाए इहें पैड़वा जाई कि यही रास्ता जाएगा। बाबू मोहनलाल पैड़वा यानी पगडंडी से चले। चलते चलते उन्हें भ्रम हो गया और वह अपनी छावनी का पथ छोड़कर दूसरे मार्ग से जाने लगे। बादल घिर आए, जल वेग से बरसने लगा, यानी बारिश होने लगी। अंधकार और घना हो गया। भटकते भटकते वह एक खेत के समीप पहुंचे। वहां उस हरे भरे खेत में एक ऊंचा और बड़ा मचान था, जो कि फूस से छाया हुआ था, यानी फूस का बनाया हुआ मचान था, और समीप में एक छोटा सा कच्चा मकान था। उस मचान पर बालक और बालिकाएं बैठी हुई कोलाहल मचा रही थी। जल में भीगते हुए भी मोहनलाल खेत के समीप खड़े होकर उनके आनंद कलरव को श्रवण करने लगे, यानी जो खुशी में शोर कर रहे थे। भ्रांत होने से उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। भटके हुए रात्रि अधिक बीत गई, कहाँ ठहरे, इसी विचार में वह खड़े रहे। बूंदे कम हो गई। इतने में एक बालिका अपने मलिन वसन के अंचल की आड़ में दीप लिए हुए उसी मचान की ओर जाती हुई दिखाई पड़ी। बालिका की अवस्था 15 वर्ष की थी। आलोक से उसका अंग अंधकार घन में विद्युत लेखा की तरह चमक रहा था, बिजली की रेखा की तरह चमक रहा था। यद्यपि दरिद्रता ने उसे मलिन कर रखा है, यानी गरीब है वो, पर ईश्वरीय सुषमा उसके कोमल अंग पर अपना निवास किए हुए है, यानी वो बहुत ही सुंदर ईश्वर की वो बनाई हुई है। मोहनलाल ने घोड़ा बढ़ाकर उससे कुछ पूछना चाहा, पर संकुचित होकर रुक गए, परंतु पूछने के अतिरिक्त दूसरा उपाय ही नहीं था। मोहनलाल ने रूखेपन के साथ पूछा, कुसुमपुर का रास्ता किधर है? बालिका इस भव्य मूर्ति को देखकर डरी, पर साहस के साथ बोली, मैं नहीं जानती। ऐसे सरल नेत्र संचालन से इंगित करके उसने ये शब्द कहे कि युवक को क्रोध के स्थान में हंसी आ गई और कहने लगा, तो जो जानता हो मुझे बताओ, मैं उससे पूछ लूंगा। बालिका, हमारी माता जानती होगी। मोहन, इस समय तुम कहाँ जाती हो? बालिका मचान की ओर दिखाकर, वहां जो कई लड़के हैं उनमें से एक हमारा भाई है, उसी को खिलाने जाती हूँ। मोहन, बालक इतनी रात को खेत में क्यों बैठा है? बालिका, वह रात भर और लड़कों के साथ खेत में ही रहता है। मोहन, तुम्हारी माँ कहाँ है? बालिका, चलिए मैं लिवा चलती हूँ कि आपको वहां लेकर चलती हूँ। इतना कहकर बालिका अपने भाई के पास गई और उसको खिलाकर तथा उसके पास बैठे हुए बालकों को भी कुछ देकर उसी शूद्र कुटीराभिमुख गमन करने लगी। मोहनलाल उस सरला बालिका के पीछे चले। उस शूद्र कुटीर में पहुंचने पर एक स्त्री मोहनलाल को दिखाई पड़ी, जिसकी अंग प्रभा स्वर्ण तुल्य थी।
यानी उसके अंग सोने के समान चमक रहे थे। तेजोमय मुखमंडल था तथा इष्ट उन्नत अधर अभिमान से भरे हुए थे। अवस्था उसकी 50 वर्ष से अधिक थी। मोहनलाल की आंतरिक अवस्था, जो ग्राम्य जीवन देखने से कुछ बदल चुकी थी, उस सरल गंभीर तेजोमय मूर्ति को देख और भी सरल विनय युक्त हो गई। उसने झुककर प्रणाम किया। स्त्री ने आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा कहाँ से आते हो? मोहन, मैं कुसुमपुर जाता था किंतु रास्ता भूल गया। कुसुमपुर का नाम सुनते ही स्त्री का मुखमंडल आरक्तिम हो गया और उसके नेत्रों से 2 बूंद आंसू निकल आए। अश्रु करुणा के नहीं किंतु अभिमान के थे। मोहनलाल आश्चर्यान्वित होकर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, आपको कुसुमपुर के नाम से क्षोभ क्यों हुआ? स्त्री, बेटा उसकी बड़ी कथा है, तुम सुनकर क्या करोगे? मोहन, नहीं मैं सुनना चाहता हूं, यदि आप कृपया करके सुनावें। स्त्री, अच्छा कुछ जलपान कर लो तब सुनाऊंगी। पुनः बालिका की ओर देखकर स्त्री ने कहा, कुछ जल पीने को ले आओ। आज्ञा पाते ही बालिका उस क्षुद्र गृह के एक मिट्टी के बर्तन में से कुछ वस्तु निकाल उसे एक पात्र में घोलकर ले आई और मोहनलाल के सामने रख दिया। मोहनलाल उस शरबत को पान करके फूस की चटाई पर बैठकर स्त्री की कथा सुनने लगे। स्त्री कहने लगी, हमारे पति इस प्रांत के गण्य भूस्वामी थे और वंश भी हम लोगों का बहुत उच्च था। जिस गांव का भी आपने नाम लिया है वहीं हमारे पति की प्रधान जमींदारी थी। कार्यवश कुंदन लाल नामक एक महाजन से कुछ ऋण लिया गया। कुछ भी विचार न करने से उनका बहुत रुपया बढ़ गया और जब ऐसी अवस्था पहुंची तो अनेक उपाय करके हमारे पति धन जुटाकर उनके पास ले गए। तब उस धूर्त ने कहा, क्या हर्ज है बाबू साहब, आप 8 रोज में आना, हम रुपया ले लेंगे और जो घाटा होगा उसे छोड़ देंगे। आपका इलाका फिर जाएगा। इस समय रहननामा भी नहीं मिल रहा है। रहननामा यानी जिसके आधार पर जमीन को गिरवी रखा जाता है वो क्या होता है? रहननामा होता है कि वो नहीं मिल रहा है, आप थोड़ी दिन बाद आना। उसका विश्वास करके हमारे पति फिर बैठे रहे और उससे कुछ भी न पूछा। उनकी उदारता के कारण वह संचित धन भी थोड़ा हो गया और उधर उसने दावा करके इलाका जो कि वह ले लेना चाहता था बहुत थोड़े रुपए में नीलाम करा लिया। फिर हमारे पति के हृदय में उस इलाके के इस भांति निकल जाने के कारण बहुत चोट पहुंची और इसी से उनकी मृत्यु हो गई। इस दशा के होने के उपरांत हम लोग इस दूसरे गांव में आकर रहने लगे। यहाँ के जमींदार बहुत धर्मात्मा हैं। उन्होंने कुछ सामान्य कर पर यह भूमि दी है, इसी से अब हमारी जीविका है। इतना कहते कहते स्त्री का गला अभिमान से भर आया और कुछ कह न सकी। स्त्री की कथा को सुनकर मोहनलाल को बड़ा दुख हुआ। रात विशेष बीत चुकी थी, अतः रात्रि पान करके प्रभात में मलिन तथा पश्चिगामिनी यानी पश्चिम दिशा में जाने वाला जो चंद्रमा है उसका अनुसरण करके बताए हुए पथ से वह चले गए। पर उनके मुख पर विषाद यानी दुख और लज्जा ने अधिकार कर लिया था। कारण यह था कि स्त्री की जमींदारी हरण करने वाले तथा उसके प्राण प्रिय पति से उसे विच्छेद कराकर इस भांति दुख देने वाले कुंदन लाल मोहनलाल के पिता थे। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत जल्द ही मैं इसकी तात्विक समीक्षा का भी वीडियो डालूंगी, तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।